नॉवल डिवाइन वॉरियर चैप्टर -1। अंतरिक्ष के विशाल और अंतहीन विस्तार में केवल दूर दराज के टिमटिमाते सितारे ही दिखाई दे रहे थे, जो ठंडी और निर्जीव शून्यता में तीव्रता से चमक रहे थे। लेकिन उसी अंतहीन शून्य में एक जबरदस्त शक्ति की लहर प्रकट हुई, जो जहां से भी गुजरी वहां अंतरिक्ष के ताने बाने को ही चीरती चली गई। अनगिनत वर्षों तक अनंत अंधकार को चीरती हुई वो शक्ति एक दिन ब्रह्मांड के किनारे स्थित एक एकाकी ग्रह पर उतरी। उस क्षण रात का अंधकार दिन के प्रकाश में बदल गया, जब वो शक्ति आकाश से गिरती हुई उस ग्रह में आ टकराई, आसपास की भूमि को उथल पुथल कर दिया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब धूल और धुआं बैठ गया तो हर दिशा में हजारों मील तक केवल विनाश और बर्बादी ही नजर आई। महाद्वीप के कोने कोने से और दूर दराज से हजारों योद्धा उस तबाह क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े, ये जानने के लिए कि इस महाविनाश का कारण क्या था। लेकिन उनकी सारी खोज व्यर्थ रही। उस दिन से एक किंवदंती जन्मी, एक स्वर्गीय उल्का जो प्रलयकारी शक्ति से भरपूर थी, धरती पर उतरी और अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर गई। अनगिनत युग बीत गए और वो किंवदंती मिथक बन गई। हिमालय पर्वत श्रृंखला के तल पर फैला हिमालय जंगल हजारों मील तक विस्तृत था। ये विशाल और अनदेखा जंगल क्षेत्र रहस्यों से भरा था, जिन्हें केवल उच्च कोटि के विशेषज्ञ ही जानते थे। इस जंगल के भीतर जानवर अपनी काया को साधते हुए अपने आसपास के तत्वों के साथ एकरूप हो सकते थे। इसीलिए वहां विभिन्न प्रकार के जादुई जीव पाए जाते थे। इन जादुई प्राणियों से जुड़े खतरे के कारण अधिकांश मनुष्य उस जंगल से दूर ही रहते थे। जंगल में गूंजती हुई भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक भेड़ियों का झुंड दौड़ता हुआ दिखाई दिया, जो किसी का पीछा कर रहा था। दोपहर का सूर्य वृक्षों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रहा था और उसकी रोशनी में एक युवा बालक दिखाई दिया, जिसके शरीर पर जगह जगह घाव थे। वो लड़का भारी सांसें लेते हुए भेड़ियों से भाग रहा था। उसकी लंबी काली बालों की चोटी, जो पीछे बंधी हुई थी, दौड़ते समय लहराती जा रही थी, जबकि उसकी तेज काली आंखें सामने आने वाली बाधाओं पर केंद्रित थी। उसकी काया उसकी उम्र के अनुसार आश्चर्यजनक रूप से सधी हुई थी और उसे भेड़ियों से बचने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। वो जंगल में एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां एक अकेला पारिजात का वृक्ष एक छोटे से जलाशय के किनारे खड़ा था। उसके पत्ते चमकीले हरे थे। वो वृक्ष लगभग 30 गज ऊंचा था और उसका तना 10 गज चौड़ा। लड़का एक क्षण के लिए उस काव्यात्मक दृश्य को देखने के लिए रुका ही था कि बाईं ओर की झाड़ी से एक भेड़िया झपट पड़ा। लड़का तुरंत मुड़ा और पलक झपकते ही अपनी विशाल तलवार ऊपर से भेड़िए पर चला दी। भेड़िए ने वार से बचने की कोशिश नहीं की और तलवार उसके कंधे को चीरती हुई कंधे की हड्डी में धंस गई। तलवार के वजन के कारण भेड़िया असंतुलित हो गया। भेड़िया अपने पंजे से उस लड़के का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, जो तलवार थामे था। लेकिन इतनी देर हो चुकी थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि तलवार के वार के बाद एक जोरदार लात उसका इंतजार कर रही थी। भेड़िया पास ही के पेड़ से टकराकर दूर जा गिरा। उसी पर लड़का जमीन से उछला और भेड़िए की ओर झपटते हुए अपनी तलवार उसकी गर्दन में गहरे तक घुसा दी। भेड़िया वही ढेर हो गया। लड़के ने तलवार को भेड़िए की गर्दन से बाहर निकाला, जिससे खून बहकर उसके पेट के नीचे की जमीन को लाल कर गया। वो तुरंत पीछे की ओर मुड़ा। उसकी लंबी चोटी हवा में लहराई। बाकी भेड़ियों ने एक पल की भी देरी नहीं की। तभी एक और भेड़िया उस पर झपटा। लड़के ने अपनी विशाल तलवार उठाकर हमले को रोकने की कोशिश की। उसने सफलतापूर्वक भेड़िए के भारी पंजे को परे हटा दिया, लेकिन उसी ताकत से वो 30 गज दूर जाकर एक चट्टान से जा टकराया। ओह! लड़का दर्द से चिल्लाया, जैसे उसकी पसलियां टूटने ही वाली हों। उसके होंठों से खून बह रहा था, जिसे उसने पोंछा और धीरे धीरे खुद को उठाने लगा। उसके सामने 7 भेड़िए खड़े थे, गुर्राते और दहाड़ते हुए एक साथ उस पर हमला करने को तैयार थे। तभी जमीन अचानक हल्के से कांपी
एक और लड़का आकाश से गिरते हुए उसके सामने आ टकराया। उसके गिरने की ताकत से एक छोटा सा झटका पैदा हुआ जिसने सभी भेड़ियों को पीछे धकेल दिया। भेड़िए धीरे धीरे उठे और नए लड़के की ओर घूरते हुए गुर्राने लगे, लेकिन उसकी ताकत को भांपते हुए उन्होंने हमला नहीं किया और वहां से भाग खड़े हुए। आरव, तुम्हें सच में कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। यह तरीका तुम्हें मरवा देगा। वो भेड़िए शुरुआती बॉडी रिफाइनिंग स्तर के योद्धा के बराबर थे और तुम तो अभी सिर्फ एक सामान्य इंसान हो। नए लड़के ने जमीन पर पड़े आरव के पास जाकर उसे सहारा देकर उठाया। इसीलिए तो मैं एक सामान्य इंसान होने के नाते ऐसे चरम तरीकों का सहारा लेता हूं ताकतवर बनने के लिए। हर दिन मैं तुम्हें और बाकी कबीले वालों को देखता हूं जो और अधिक ताकतवर होते जा रहे हैं, जबकि मैं वही का वही अटका हूं। खैर, इस गड़बड़ को साफ करने के लिए शुक्रिया, राजीव, आरव ने पलटकर जवाब दिया। आरव गुप्ता कबीले के मुखिया के तीसरे बेटे रुद्र का बेटा था और उसकी उम्र 14 साल थी। ऐसे हालातों के चलते जिन्हें कोई समझ नहीं सका, आरव की कुलवर्धन कल्टीवेशन करने की क्षमता ही नहीं थी। उसके कबीले ने असंख्य चिकित्सकों को बुलाया ताकि उसके शरीर की जांच हो सके, लेकिन किसी को भी उसमें कोई असामान्यता नहीं मिली। तब से आरव ने हर तरह की पागलपन भरी कोशिशें की, यहां तक कि खतरनाक जादुई जीवों से लड़ाई तक, ताकि उसकी मार्शल प्रतिभा जाग सके, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली थी। हाँ, इसे छोड़ो, ये जीव तो कोई खास बात नहीं है, राजीव ने हंसते हुए कहा। राजीव के छोटे भूरे बाल थे, चेहरा औसत था और शरीर दुबला पतला, लेकिन वो मिस्ट क्रिएशन रियल्म के शुरुआती स्तर का योद्धा था। वो गुप्ता कबीले के एक शक्तिशाली बुजुर्ग का बेटा था और आरव का बचपन का दोस्त था। दोनों की उम्र भी एक ही थी। आरव मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी निगाहें राजीव के वार से उखड़े जमीन के टुकड़े पर टिक गई। वहां कुछ क्षण ठहरकर वो राजीव के साथ आगे बढ़ गया। दोनों जंगल से बाहर निकलकर एक विशाल सड़क पर आए और कुछ दूर चलने के बाद एक भव्य द्वार के सामने पहुंचे। उस द्वार की ऊंचाई लगभग 20 गज थी और उसकी दीवारें कई मीलों तक फैली थी। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, वहां तैनात 2 प्रहरी उन्हें रोकने ही वाले थे कि अचानक पहचान गए कि सामने आने वाले दोनों कौन हैं, और फिर चुपचाप रास्ता दे दिया। स्वागत है युवा स्वामियों, क्या आपका वन अभियान सफल रहा? एक पहरेदार ने पूछा। बहुत ज्यादा, आरव ने संक्षेप में जवाब दिया। राजीव बस एक हल्की सी मुस्कान देकर चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। दोनों फाटक पार कर कबीले के परिसर में प्रवेश कर गए। जिस कबीले में वे पहुंचे थे वो था गुप्ता कबीला, उस क्षेत्र की सबसे प्रमुख शक्तियों में से एक। इस कबीले में लगभग 10,000 सदस्य थे और ये सैकड़ों मील तक फैले क्षेत्र पर शासन करता था। कबीले की जमीन हिमालय पर्वतों के उत्तरी किनारे पर फैली हुई थी, जहां भव्य इमारतें, राजसी जलप्रपात और दूर तक फैली ऊंची पहाड़ियां दिखाई देती थी। अब कहाँ जाना चाहते हो? राजीव ने पूछा। चलिए 20 ट्रेड हॉल चलते हैं और इन जानवरों की खालें बेच देते हैं। भले ही हमें हर महीने भत्ता मिलता है, लेकिन थोड़ा अतिरिक्त पैसा कभी नुकसान नहीं करता, आरव ने जवाब दिया। वे मुख्य कबीला मार्ग की ओर मुड़ गए, जो 100 फीट चौड़ा और कई मील लंबा था। सड़क के दोनों ओर अनगिनत दुकानें, रेस्तरां और अन्य इमारतें दिखाई दे रही थी, जहां तक नजर जाती थी। हर कुछ 100 फीट पर एक उपमार्ग दिखाई देता था, जो कहीं दूर तक फैलता चला जाता था। सड़क पर लोगों की भारी भीड़ थी, जो अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। जैसे ही आरव और राजीव उस मार्ग पर आगे बढ़े, कई लोगों ने उन्हें नमस्कार किया। वापसी पर स्वागत है युवा स्वामियों। जंगल की यात्रा कैसी रही? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। अच्छी रही, मुझे वहां से वही मिला जिसकी मुझे तलाश थी, आरव ने जवाब दिया। अगर तुम्हारी तलाश में मरते मरते बचना भी शामिल था तो हाँ, सफल रही, राजीव ने ताना मारा। क्या ये अब भी जंगल में जाकर जंगली जानवरों से लड़ता है? आरव, तुम खुद को मरवाओगे। अगर ऐसा हुआ
तो कबीला मुखिया बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। एक अधेड़ उम्र की महिला ने चिंता भरे स्वर में कहा, चिंता मत करो मासी में, मैं जब भी जंगल में जाता हूं पूरी सावधानी से जाता हूं। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजीव ने सिर्फ आंखें घुमाकर प्रतिक्रिया दी और दोनों सड़क पर आगे बढ़ते चले गए। कुछ समय बाद वे एक 3 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे, जिसकी बाहरी दीवारों पर तरह तरह के जंगली जानवरों की खालें टंगी हुई थी। सीढ़ियां चढ़कर वे इमारत के अंदर गए, जहां उन्हें बीस्ट ट्रेड हॉल की प्रभारी महिला ने स्वागत किया। वो करीब 25 साल की लग रही थी, आकर्षक व्यक्तित्व वाली, लंबे काले बाल और बड़ी सुनहरी भूरी आंखों के साथ। अरे, ये तो हमारे युवा स्वामी हैं। इस बार मेरे लिए क्या लाए हो? महिला ने मुस्कुराकर पूछा। एक अर्थ वुल्फ की खाल। बताओ माया, इसके लिए हमें क्या मिल सकता है? आरव ने जवाब दिया और जानवर की खाल को अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला। स्टोरेज रिंग एक अद्भुत जादुई निर्माण थी। इसे खोलने के लिए बस एक विचार करना होता था और उपयोगकर्ता की चेतना एक आयामी क्षेत्र के भीतर पहुंच जाती थी। एक और विचार से इच्छित वस्तु वास्तविक दुनिया में प्रकट हो जाती थी। केवल कुशल शिल्प कौशल, आर्टिफिसिंग और दिव्य स्थानिक दवाओं के ज्ञान से ही ऐसी अंगूठी बनाई जा सकती थी। ये अंगूठी जॉन की बाईं तर्जनी उंगली में थी, जो यात्रा के दौरान भारी वस्तुएं साथ ले जाने की आवश्यकता से मुक्त कर देती थी। हालांकि ये रिंग्स नश्वर संसार में काफी दुर्लभ मानी जाती थी, लेकिन गुप्ता कबीले के पास इतनी क्षमता थी कि वे अपने सभी युवा स्वामियों को ये सुविधा दे सके। आरव के पास जो स्टोरेज रिंग थी वो एक कम स्तर की थी, जिसकी आंतरिक जगह करीब 10 फीट हर दिशा में फैली हुई थी। एक अर्थ वुल्फ की कीमत 50 कॉपर कॉइन है। अफसोस, तुमने एक नीची श्रेणी का लाया है, तो मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकती। माया ने कहा, 50 कॉपर कॉइन मेरे लिए ठीक है। आरव ने खाल सौंपते हुए जवाब दिया और सिक्के ले लिए। खाल का सौदा पूरा करके आरव और राजीव ट्रेड हॉल से निकलकर ऊंचाई की ओर मुख्य आवासीय क्षेत्र की तरफ बढ़े, जो पर्वत की ढलान पर स्थित था। एक इमारत के कोने से मुड़ते ही आरव अचानक एक और लड़के से टकरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। देखकर नहीं चल सकता कचरा, उस लड़के ने घृणा से कहा और आगे बढ़ गया। उस लड़के का नाम पार्थ गुप्ता था। उसके छोटे काले बाल और एक चेहरा था जिस पर हमेशा घमंड छाया रहता था। वो 15 साल का था और आरव का बड़ा चचेरा भाई था। पार्थ के पिता रिद्धि कबीले के मुखिया के पहले बेटे थे और पार्थ खुद लेट मिस्ट क्रिएशन रियल्म का प्रतिभाशाली योद्धा था। इसी वजह से उसमें घमंड और अभिमान हमेशा भरा रहता था। आरव को उठाने में मदद करने के बाद राजीव ने मुड़कर पार्थ की ओर देखा और बड़बड़ाया, यार, पार्थ हर बार पहले से ज्यादा घटिया इंसान बनता जा रहा है जब भी उससे सामना होता है। खैर, वो हमारे कबीले का सबसे ताकतवर युवा है। शायद यही बात किसी के दिमाग पर चढ़ जाए। आरव ने जवाब दिया। पार्थ को एक नजर देखा और फिर वापस राजीव की ओर मुड़ा। वैसे भी मैं अब घर जाकर थोड़ा नहा धो लूंगा। मैं कल मार्शल लाइब्रेरी जा रहा हूं। तुम भी चलोगे मेरे साथ? आरव ने पूछा। तुम जानते हो, मुझे हथियारों के सिद्धांत पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस दुश्मन से ज्यादा ताकतवर बनना है, बस यही काफी है, राजीव ने जवाब दिया। आरव ने कुछ क्षणों तक उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा मन बदले तो तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। फिर मिलते हैं। उसने अपनी काली पोशाक से धूल झाड़ी और अपने घर की ओर बढ़ गया, जहां कुछ ही मिनटों में वो पहुंच गया। उसका हवेलीनुमा घर काफी बड़ा था, दर्जनों कमरों के साथ, जो अलग अलग कामों के लिए बने थे। एक फैला हुआ आंगन था जिसमें एक बड़ा बगीचा और एक छोटा सा निजी युद्धाभ्यास क्षेत्र भी था। बगीचे से गुजरते हुए वो अपने घर में दाखिल हुआ और एक स्वादिष्ट खुशबू ने उसका स्वागत किया। वो उस खुशबू को सूंघते हुए रसोई की ओर गया, जहां उसने देखा कि एक महिला उसका पसंदीदा खाना बना रही थी। वो दिखने में 30 की उम्र की लग रही थी, जबकि असल में उससे कहीं अधिक उम्र की थी। ये उसका कल्टीवेशन का लाभ था।
जिससे युवावस्था बनी रहती थी। उसका नाम लक्ष्मी गुप्ता था। आरव की माँ, उसके लंबे काले बाल, गहरी भूरी आंखें और एक मुस्कान थी जो किसी का भी दिल गर्म कर दे। मैं आ गया माँ, आरव ने आवाज दी। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए पलटी, लेकिन आरव को देखकर हल्का चौंक गई। तुम्हारे तो पूरे शरीर पर घाव है। क्या तुम फिर से जंगल में चले गए थे? मैंने कितनी बार कहा है, वहां जाना खतरनाक है। वहां ऐसे जानवर हैं जिनसे तो मैं भी डरती हूं। उसकी मां ने घबराते हुए कहा और उसके घावों को ध्यान से देखने लगी। सब ठीक है मां, ये तो बस हल्की फुल्की खरोंचे और चोटें हैं, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। और फिर आप मेरा पसंदीदा पनीर टिक्का बना रही हैं, तो भला कुछ मामूली घाव मेरा दिन कैसे बिगाड़ सकते हैं? आरव ने मुस्कुराकर कहा। वो बर्तन के पास गया, एक करछुल पनीर टिक्का का निकाला और उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। फिर स्वाद चखा। हमेशा की तरह लाजवाब है। पापा कब तक आएंगे ताकि हम सब साथ बैठकर खाना खा सकें? आरव ने पूछा। और ठीक उसी पल सामने का दरवाजा खुला और एक आदमी भीतर आया। उसके छोटे भूरे बाल थे, पूरा दाढ़ी मूंछ वाला चेहरा, और दाईं तरफ एक हल्का सा निशान था। वह थे रुद्र गुप्ता, कबीले के मुखिया के तीसरे पुत्र और आरव के पिता। वे कोर फॉर्मेशन स्तर के शक्तिशाली योद्धा थे और कबीले के प्रमुख व्यक्तियों में से एक माने जाते थे। उन्होंने रसोई की ओर मुस्कुराते हुए सूंघ कर कहा, खुशबू से ही पता चल गया कि मैं घर आ गया हूं। स्वागत है पापा, आरव ने कहा जब रुद्र गुप्ता कमरे में दाखिल हुए। रुद्र ने एक पल के लिए आरव की हालत को देखा, फिर जोर से हंस पड़े। वो आरव के पास आए और उसकी पीठ पर जोर से थपकी देते हुए बोले, लगता है आज फिर जानवरों से दो दो हाथ कराया है ना? अच्छा है, एक आदमी को हमेशा साहसी होना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। तो बताओ, आज कोई मारा भी या नहीं? हाँ, एक अर्थ वुल्फ को मार गिराया। बाकी के भेड़ियों को राजीव ने संभाल लिया। खैर, अब जब हम सब आ ही गए हैं तो चलिए खाना खाया जाए, आरव ने जवाब दिया, लेकिन पीठ पर लगे घाव की वजह से हल्का सा दर्द झेलते हुए। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठ गया और दिन भर की बातें करने लगा। रुद्र ने कबीले से जुड़ी कुछ समस्याएं बताई, जिनमें नंद संप्रदाय के साथ चल रही झड़पें भी थी। वो अब ज्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीधा युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं कर रहे। उम्मीद थी ऐसा होगा, पर अभी तक तो कोई गंभीर स्थिति नहीं है, रुद्र ने कहा और पनीर टीका का आनंद लेते रहे। खाना खत्म करने के बाद जॉन ने अपनी मां को भोजन के लिए धन्यवाद दिया और ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। उसने अपने सारे घावों को अच्छे से धोया, एक नई काली पोशाक पहनी और फिर एक थकाऊ दिन के बाद सोने चला गया। अगली सुबह बिस्तर से उठने के बाद आरव अपनी अलमारी की ओर गया। वहां तरह तरह के भव्य वस्त्र लटके हुए थे, जिन पर कई प्रकार के डिजाइन और पैटर्न बने थे। उसने एक काले रंग का चोगा पहनने का निश्चय किया, जिसकी पीठ पर मोर का चित्र कढ़ा हुआ था, जो गुप्ता कबीले का प्रतीक था। बचपन से ही आरव को काला रंग पहनना पसंद था और उसे शायद ही कभी किसी और रंग में देखा गया हो। खुद को दिन के लिए तैयार करने के बाद आरव अपनी हवेली से बाहर निकला और मार्शल पुस्तकालय की ओर बढ़ा। यह पुस्तकालय गुप्ता कबीले के मैदान के केंद्र के पास युद्ध प्रशिक्षण क्षेत्र के नजदीक स्थित था। जब से उसे यह पता चला था कि वो साधना कल्टिवेट करने में असमर्थ है, उसने अन्य क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने का निर्णय लिया, जैसे कि शैक्षणिक अध्ययन, सैन्य रणनीति, शस्त्र ज्ञान आदि। वो अक्सर पूरे दिन मार्शल पुस्तकालय में बिताता, वहां रखी असंख्य पुस्तकों को पढ़ते हुए। कुछ मिनटों तक चलने के बाद वो मार्शल पुस्तकालय के सामने पहुंच गया। इस पुस्तकालय का नाम व्हाइट फेदर लाइब्रेरी था और ये सैकड़ों वर्षों से गुप्ता कबीले की लाइब्रेरी के रूप में सेवा दे रही थी। ये 7 मंजिल ऊंची थी, जिसकी 6 लाल भूरी दीवारें थी और 8 काली उड़ती हुई छतें, फ्लाइंग ईव्स। ये चिकने पत्थर और लकड़ी से बनी हुई थी। अंदर की सजावट हल्की फुल्की थी, जिसमें नक्काशीदार बीम और पूर्वज बुजुर्गों तथा नेताओं की मूर्तियां थी।
हर मंजिल में आंतरिक बालकनी थी जो पुस्तकालय के प्रवेश कक्ष को देखती थी, और बाहरी बालकनी भी थी जो कबीले के मैदानों की ओर खुलती थी। वो मुख्य दरवाजे से भीतर गया और सीधे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने पुस्तकालय के केंद्र की ओर देखा और मन ही मन सोचा, कमबख्त, पढ़ने के लिए सामग्री अब जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आरव पहले 2 मंजिलों की सारी किताबें पहले ही पढ़ चुका था और अब तीसरी मंजिल को पूरा करने में लगा हुआ था। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर वो कुछ गलियारों से गुजरा, फिर एक जगह ठहर गया जहां से शुरुआत करना चाहता था। हर गलियारे में गहरे रंग की लकड़ी की बुकशेल्फ थी जिनमें किताबें और स्क्रॉल, पांडुलिपियां करीने से सजी हुई थी। वो तीसरे गलियारे की ओर मुड़ा और साधना सिद्धांत, कल्टिवेशन थियोरी से संबंधित एक पुस्तक उठा ली। भले ही आरव स्वयं साधना नहीं कर सकता था, लेकिन उसे हर विषय की जानकारी लेना पसंद था और साधना का सिद्धांत भी इससे अलग नहीं था। उस पुस्तक की जिल्द गहरे रंग की चमड़े से बनी थी जो बांस के पैनलों पर चढ़ी हुई थी। उसके पन्ने रेत जैसे सफेद थे और उनका स्पर्श सैंड किए हुए लकड़ी जैसा था। कवर को ध्यान से देखने के बाद जॉन बाहर की एक बालकनी की ओर चला गया जो युद्ध प्रशिक्षण मैदान की ओर खुलती थी। पुस्तकालय के नीचे 8 से 18 वर्ष की उम्र के दर्जनों बच्चे अभ्यास और युद्धाभ्यास, स्पारिंग कर रहे थे। एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसने किताब खोली और पहला पन्ना पलटा। साधना करना स्वयं स्वर्गों को चुनौती देना है। केवल वही लोग साधना के पथ पर चल सकते हैं जिनकी इच्छा शक्ति अटूट हो, क्योंकि ये मार्ग। पुस्तक का ये आरंभिक वाक्य पढ़ते ही आरव के भीतर एक तीव्र आकांक्षा जाग उठी, लेकिन उसके साथ साथ एक गहरी कड़वाहट भी महसूस हुई। मुझे परवाह नहीं कि कैसे, पर एक दिन मैं इस कमबख्त शरीर को साधना करने के योग्य बना ही लूंगा, आरव ने मन ही मन सोचा। फिर उसने नजरें वापस पन्नों पर टिकाई और पढ़ता रहा जब तक वो उस हिस्से तक नहीं पहुंच गया जिसकी उसे तलाश थी। साधना की शुरुआत शरीर से होती है। यदि किसी को QI G का उपयोग करना है तो उसके शरीर को इतना सशक्त होना चाहिए कि वो भीतर बहने वाली उग्र ऊर्जा को संभाल सके। शरीर शोधन, बॉडी रिफाइनमेंट की 5 अवस्थाएं होती हैं। अंग शोधन, ऑर्गन रिफाइनमेंट, अस्थि शोधन, बोन रिफाइनमेंट, स्नायु शोधन, टेंडन रिफाइनमेंट, मांसपेशी शोधन, मसल रिफाइनमेंट और अंत में रक्त शोधन, ब्लड रिफाइनमेंट। जब शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तभी वह दांत्यन, डैंशन द्वारा प्रदान की जाने वाली QI को संभालने में सक्षम होता है। शरीर शोधन के बाद अगला चरण है धुंध निर्माण क्षेत्र, मिस्ट क्रिएशन रियल्म। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को परिवेश में फैली हुई QI को अपने भीतर खींचना होता है और उसे शरीर के माध्यम से बहाकर नाभि से 3 अंगुल नीचे और 2 अंगुल पीछे स्थित दांत्यन तक पहुंचाना होता है। इस अवस्था में सफलतापूर्वक साधना करने से धुंध जैसी QI वाला एक दांत्यन बनता है। धुंध निर्माण के 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक, अर्ली, मध्य, मिडल और अंतिम, लेट। प्रत्येक उपचरण में दांत्यन की धुंध को और अधिक संघनित किया जाता है जब तक कि वो अपनी धुंध अवस्था में और अधिक संघनित न हो सके। शरीर शोधन के बाद आने वाले प्रत्येक मुख्य क्षेत्र, मेजर रियल्म, में यही 3 उपचरण होते हैं, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। धुंध निर्माण, मिस्ट क्रिएशन के चरम पर पहुंचने पर दांत्यन, डैंशन संघनित होकर एक तरल दांत्यन बन जाता है जिसे QI संधारण क्षेत्र, QI कंडेंसेशन रियल्म कहा जाता है। जब ये तरल दांत्यन अपने चरम तक संघनित हो जाता है तब साधक इसे ठोस कोर, सॉलिड कोर में रूपांतरित करता है। ये अवस्था कोर निर्माण क्षेत्र, कोर फॉर्मेशन रियल्म कहलाती है। कोर निर्माण के आगे अगला चरण होता है नाड़ी शोधन क्षेत्र, मरीडियन फॉर्जिंग रियल्म। आरव ने इन साधना चरणों के बारे में पुस्तक में लिखी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ा, लेकिन विवरण नाड़ी शोधन पर आकर रुक गया। उसके आगे की अवस्थाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।
केवल नाम का उल्लेख था। अफसोस, इसमें नाड़ी शोधन और उससे आगे के चरणों की अधिक जानकारी नहीं है। शायद उन विषयों की किताबें कहीं अधिक सुरक्षित स्थान पर रखी गई होंगी। आरव ने मन में सोचा। आरव ने पढ़ना रोक दिया और नीचे बच्चों को अभ्यास करते हुए देखने लगा। उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे। कुछ घंटे तक युद्धाभ्यास को देखने के बाद उसने निर्णय लिया कि वो कुछ और पुस्तकें पढ़ने के लिए ले आएगा। चांद आकाश में ऊंचाई पर पहुंच चुका था जब आरव पढ़ते पढ़ते अचानक समय का एहसास हुआ। अपनी अगड़ी हुई टांगों को फैलाते हुए वो खड़ा हुआ, मार्शल पुस्तकालय से बाहर निकला और वापस अपने घर की ओर चल दिया, जहां पहुंचकर वो सो गया। अगली सुबह आरव जागा और फिर से अपनी अलमारी की ओर गया। वो सोच में था कि आज अपनी पसंदीदा काली पोशाक पहने या कुछ अधिक भव्य वस्त्र। आखिरकार आज का दिन विशेष था। पास का वरिस कबीला वारिस क्लैन गुप्ता कबीले से मिलने आ रहा था और शाम को एक उत्सव भोज सेलिब्रेटरी फीस्ट का आयोजन किया गया था। लेकिन उसने भव्य पोशाकों के बजाय अपनी पसंदीदा काली पोशाक ही पहनने का निश्चय किया, जिसकी पीठ पर मोर का चित्र कढ़ा हुआ था। लगता है आज उत्सव भवन जाने से पहले थोड़ी और पढ़ाई कर लेता हूं, आरव ने मन में सोचा और अपनी हवेली से बाहर निकल गया। वो सीधा मार्शल पुस्तकालय पहुंचा और कल वाले उसी गलियारे की ओर सीढ़ियां चढ़ते हुए गया। कुछ नई पुस्तकें उठाकर वो फिर से उसी बालकनी में बैठ गया और पहली पुस्तक को खोलकर उसके विषय वस्तु पढ़ने लगा। आरव, रिद्धि कबीला पहले से ही पहुंच चुका है, अब तो नीचे आ जाओ। अचानक एक तेज आवाज ने आरव को उसकी पढ़ाई से बाहर खींच लिया। ने बालकनी के किनारे से नीचे झांका और देखा कि राजीव इमारत के नीचे खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। ओह, लगता है मैं समय का ध्यान ही खो बैठा। मैं अभी नीचे आता हूं, आरव ने जवाब दिया। किताब को उसकी जगह पर रखते हुए आरव मार्शल पुस्तकालय की सीढ़ियां उतरकर बाहर रयान से मिला। रिद्धि कबीला कब से यहां आ चुका है? आरव ने पूछा। करीब आधे घंटे से। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा क्योंकि तुम देर कर रहे थे। और हां, मिको लगातार पूछ रही है कि तुम कहां हो, राजीव ने जवाब दिया। हां, आरव ने सिर खुजलाया। मिको का नाम सुनते ही उसे सिर दर्द जैसा महसूस होने लगा। आरव और राजीव कबीले के मैदानों से होते हुए एक विशाल भवन की ओर बढ़े। वो भवन 100 फीट ऊंचा और लगभग 1000 फीट लंबा था, जिसकी दीवारों और छतों पर भव्य सजावट और सजीव जैसी मूर्तियां बनी थी। आरव ने देखा कि भवन के बाहर कई बग्घियां खड़ी थी। इन बग्घियों के आगे क्यूआई संधारण क्षेत्र क्यूआई कॉन्डेंसेशन रियल्म में स्थित आर्मोर्ड राइनोस जुटे हुए थे। ये राइनो 9 फीट ऊंचे और 15 फीट लंबे थे और उनकी पीठ पर भूरे रंग की मोटी बख्तरबंद प्लेटें जड़ी थी। वे तेज नहीं थे, लेकिन बेहद शक्तिशाली थे और भारी बग्घियों को खींचने के लिए उपयुक्त जीव माने जाते थे। इन आर्मर्ड राइनो को केवल एक शक्तिशाली कबीला ही पाल सकता था और यही रिद्धि कबीले की ताकत का संकेत था, जिनके लिए इतने शक्तिशाली प्राणी मात्र बग्घी खींचने के लिए उपयोग किए जा रहे थे। बग्घियों के पास से होते हुए आरव और राजीव सामने की सीढ़ियां चढ़कर महाभवन के भीतर पहुंचे। ये भवन इतना विशाल था कि हजारों लोग उसमें समा सकते थे। सैकड़ों मेजें चारों ओर बिखरी हुई थी। दीवारों और छत पर बारीक चित्रकारी की गई थी और भवन के किनारों पर पूर्वज कबीला नेताओं और कुलपतियों की सजीव मूर्तियां खड़ी थी। आरव, आखिर तुम आ ही गए। आओ, हमारे मेहमानों का स्वागत करो। ये बुलंद और प्रभावशाली आवाज मुख्य मेज से आई थी। ये आवाज स्वराज गुप्ता की थी, गुप्ता कबीले के मुखिया। वो काफी लंबे कद के थे। उनका चेहरा तेज और प्रभावशाली था और उनके काले छोटे बालों में अब कुछ सफेदी झलकने लगी थी। स्वराज के पास ही कुछ लोग बैठे थे, जिनमें सबसे आगे एक मंझोले उम्र का व्यक्ति था, जिसने एक भव्य सफेद चोगा पहन रखा था। उसके लंबे भूरे बाल थे और एक घनी दाढ़ी भी, और उसका चेहरा
बेहद सौम्य और दोस्ताना था। ये व्यक्ति था चंद्रा रिद्धि, रिद्धि कबीले का मुखिया। आरव, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। काफी समय हो गया। कैसे हो? चंद्रा ने पूछा। मैं ठीक हूं अंकल चंद्रा। आशा करता हूं यात्रा ज्यादा कठिन नहीं रही होगी। आरव ने जवाब दिया। बिल्कुल भी नहीं, चंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव भी मुस्कुराया और फिर उसकी निगाहें चंद्रा के पीछे खड़े लोगों की ओर मुड़ गई। भीड़ के बीच आरव की नजर दो लड़कियों पर पड़ी जो आपस में बातें कर रही थी। दोनों लगभग 14 वर्ष की थी। उनमें से एक के लंबे काले बाल थे, सुंदर चेहरा था और वो एक भव्य सुनहरे चोगे में थी जिस पर मोर कढ़ा हुआ था। वह थी आलिया गुप्ता, संप्रदाय प्रमुख के दूसरे पुत्र ओम की बेटी। आलिया के बगल में खड़ी थी इला रिद्धि, कबीला प्रमुख चंद्रा रिद्धि की इकलौती बेटी। उसके लंबे भूरे बाल पोनीटेल में बंधे थे, पतली भौहें, बड़ी हेजल, भूरी सुनहरी आंखें और एक उज्जवल मुस्कान उसके चेहरे पर थी। इला को देखते हुए आरव ने राजीव की ओर देखा और कहा, लगता है तुम अभी भी इला के लिए पहले जैसे ही दीवाने हो। क्यों नहीं जाकर उससे बात करते? अपनी तंद्रा से बाहर आते हुए राजीव ने आरव की ओर देखा और कहा, कहना आसान है, करना मुश्किल। क्यों न तुम ही जाकर बात कर लो? मैं तो उस पर आशिक नहीं हूं, है ना? तुम्हें बस इतना ही तो करना है। आरव की आवाज अचानक धीमी पड़ गई, जैसे उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ हो। उसकी नजर तुरंत रिद्धि कबीले के समूह की ओर मुड़ी। उसकी आंखें इधर उधर तेजी से कुछ खोजने लगी, लेकिन वो जिसे ढूंढ रहा था वो नहीं दिखा। ये महसूस करके आरव को एक बेचैनी हुई और वो तुरंत पलटा। ये खा, किसी ने चिल्लाकर कहा और तभी एक पैर जोर से हवा में आता हुआ आरव के चेहरे पर आकर पड़ा। आरव इसे रोकने में एक क्षण देर कर गया और वो सीधा उसके चेहरे पर लग गया, जिससे वो उड़ता हुआ एक मेज पर जा गिरा। खाना और पेय इधर उधर बिखर गए। दर्द से अपने चेहरे को पकड़ते हुए आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ और ऊपर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ छाती पर क्रॉस थे और चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान थी। मयंक, तुम्हें हो क्या गया है? आरव चिल्लाया, अपनी नाक रगड़ते हुए। जोरदार लात से उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। आरव ने मयंक की ओर देखा और गौर किया कि जब से उसने उसे आखिरी बार देखा था तब से वो काफी बड़ा हो गया था। मयंक अब 11 साल का था। उसके बाल छोटे और कांटेदार भूरे रंग के थे और उसकी उम्र के हिसाब से उसका शरीर सामान्य आकार का था। उसका बाल सुलभ चेहरा उस परिधान से मेल नहीं खा रहा था जो उसने पहना था, एक शानदार और भव्य सफेद चोगा। मयंक रिद्धि कबीले के मुखिया चंद्रा रिद्धि का इकलौता बेटा था और उसे हजारों वर्षों में एक बार जन्म लेने वाला साधना का चमत्कारी प्रतिभाशाली कल्टिवेशन प्रोडिजी माना जाता था। वो रिद्धि कबीले का गर्व था और इसी वजह से उसका हमेशा लाड प्यार हुआ था, जिससे उसमें एक बेलगाम और घमंडी रवैया आ गया था। मैं बस पिछले बार के बदले ले रहा हूं जब तुमने मुझे छुपकर हमला किया था, मयंक ने चिल्लाते हुए कहा। आरव उसे जवाब देने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया कि पिछली बार जब वे रिद्धि कबीले में मिले थे तब वाकई उसने मयंक पर अचानक हमला कर दिया था। ठीक है, जो भी हो, ये हमला तो बढ़िया था। कम से कम अब तुम हमला होने से पहले चिल्लाने की बजाय बाद में चिल्लाते हो, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव मयंक के पास गया और उसकी पीठ पर जोर से थपथपाया, जिससे मयंक लड़खड़ाकर कुछ कदम आगे जा गिरा। मयंक ने खुद को संभाला और हंसते हुए आरव की ओर मुड़ा। चलो ना, स्पारिंग करें। हमें स्पार किए हुए 1 साल हो गया है, मयंक ने उत्साहित होकर कहा। मयंक, हम यूं ही इस कबीला सभा से उठकर स्पार करने नहीं जा सकते, आरव ने जवाब दिया। जैसे ही मयंक का चेहरा उदास हुआ, पीछे से एक आवाज आई, जिससे मिको का चेहरा दोबारा खिल गया। बिल्कुल जा सकते हो, अभी तो बस मिलना जुलना हो रहा है। लंच शुरू होने में अभी 1 घंटा है, बस तब तक वापस आ जाना।
स्वराज ने कहा, और उसके बगल में खड़े चंद्रा ने सहमति में सिर हिलाया। चलो चलो चलो, मयंक खुशी से चिल्लाया। आरव ने हाथ से अपना चेहरा ढका, लेकिन अंत में स्पारिंग के लिए मान गया। इसके बाद आरव, राजीव और मयंक कबीला सभा भवन से बाहर निकले और युद्ध प्रशिक्षण क्षेत्र, मार्शल ट्रेनिंग अरीना की ओर बढ़े। मयंक खुशी से उछलता कूदता जा रहा था, जैसे कोई उत्साहित बच्चा हो। उन्हें जाते हुए देखकर चंद्रा मुस्कराया और बोला, जब से बचपन में आरव ने मयंक को उस आवारा कुत्ते से बचाया था, तब से मयंक उसका सबसे बड़ा फैन और समर्थक बन गया है। भले ही उसका तरीका थोड़ा अजीब हो। वैसे आरव की इंद्रियां भी अब तेज होती जा रही है। वो मयंक की लात को समय रहते लगभग बच ही गया था। हंसते हुए स्वराज ने कहा, आरव तो खुद को रोज लगभग तोड़ ही देता है ताकतवर बनने के लिए, तो ये तो होना ही था कि उसकी इंद्रियां तेज हों। लेकिन मयंक हर बार और भी ज्यादा हैरान करता है। सिर्फ 11 साल की उम्र में मिडल मिस्ट क्रिएशन स्टेज में पहुंचना, और वो भी एक खास किस्म की आत्मा के साथ। शायद ये बच्चा पिछले 10,000 सालों में हमारे महाद्वीप का सबसे प्रतिभाशाली साधक है। मैं तो उसकी काबिलियत देखकर जलता हूं। वैसे तुमने पता लगाया क्या कि उसकी आत्मा का वेरिएंट टाइप क्या है? चंद्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी तक नहीं। हमने जितने भी ज्ञान स्रोत थे सब देख लिए, यहां तक कि बहुत खतरनाक और अनुभवी विशेषज्ञों से भी उसकी आत्मा की जांच करवाई, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया कि उसका आत्मा वेरिएंट क्या है। उनमें से कई तो उसे शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। इस बीच आरव, राजीव और मयंक कुछ मिनटों तक चलते रहे और फिर मार्शल ट्रेनिंग एरिना पहुंच गए। वहां कई हिस्से बने हुए थे, जैसे कि अभ्यास के पुतले, वजन उठाने की जगह और लड़ाई के अखाड़े। वहां कई स्पारिंग एरिना थे और हर एक के पास दर्शकों के लिए बैठने की सीटें भी थी, ताकि जो लोग लड़ाई देखना चाहें वो आराम से देख सकें। तीनों एक खाली एरिना की ओर बढ़े और नीचे वाले दरवाजे से भीतर चले गए। एरिना गोल था, 100 गज चौड़ा, और चारों ओर दर्जनों कतारों की ऊंची सीढ़ियां बनी थी। आरव एरिना के एक किनारे पर जाकर खड़ा हुआ और मयंक की ओर मुड़ा। उसने अपनी भारी तलवार निकाली और अपने पास पकड़ ली। ये तलवार 4 फीट लंबी थी। उसका वजन 30 पाउंड था और उस पर हल्की गहरी धातु जैसी चमक थी। हालांकि आरव कोई बॉडी रिफाइनमेंट साधक नहीं था, फिर भी उसका शरीर असामान्य रूप से ताकतवर था और वो इस भारी तलवार को बिना किसी परेशानी के चला सकता था। ठीक है, वही नियम जो पिछली बार थे। कोई साधना शक्ति या गूढ़ ताकत, प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हथियार कौशल का स्पार है, आरव ने मिको से कहा। मयंक एरिना के दूसरी ओर जाकर रुका और आरव की ओर मुड़ा। उसने भी अपनी बड़ी तलवार निकाली और अपने सामने थाम ली। उसकी तलवार में हिल्ट, हाथ पकड़ने का हिस्सा, नहीं था और उसका ब्लेड 4 फीट लंबा तथा नीचे की ओर 4 इंच चौड़ा था। उस पर सुनहरी चमक थी और ब्लेड पर एक चेकर्ड पैटर्न खुदा हुआ था। यह तलवार गूढ़ स्वर्ण अयस्क, प्रोफाउंड गोल्ड ओरे से बनी थी, जिससे इसका वजन बहुत ज्यादा था, लगभग 100 पाउंड, जो कि आरव की तलवार से कहीं भारी थी। मुझे पता है, लेकिन इस बार तुम जीतने वाले नहीं हो। जब से तुमने मुझे हराया है, मैं लगभग हर दिन अपनी तलवार तकनीकों का अभ्यास कर रहा हूं। तैयार हो जाओ, मयंक जोर से चिल्लाया और आरव की ओर दौड़ पड़ा। आरव वही खड़ा रहा, उसका शरीर संतुलित और मजबूत स्थिति में था, तलवार अपने पास तैयार। वो मयंक के आने का इंतजार कर रहा था। मयंक उसके सामने आ गया और दोनों हाथों से तलवार को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया और पूरे बल से आरव की ओर नीचे झटक दी। आरव को पता था कि तलवार की गुणवत्ता और वजन में अंतर के कारण वो इस हमले को सीधे नहीं रोक सकता। जैसे ही तलवार उसके सिर की ओर झपटी, आरव ने बड़ी सहजता से अपने शरीर को एक ओर घुमा लिया और तलवार उसके सीने के पास से बेहद नजदीक से गुजर गई। ओ नहीं, इस बार नहीं। मुझे पता है तुम पिछली बार भी यही चाल चले थे।
मयंक चिल्लाया और कंधे व हाथों को मोड़ते हुए अपनी तलवार को आरव की कमर की ओर मोड़ दिया। उसी पल आरव को एहसास हुआ कि मयंक का पहला वार असली नहीं था। उसमें लगभग कोई ताकत नहीं थी। असली चाल तो यह थी कि जब आरव उस पहले हमले से बचने की कोशिश करे, तभी मिको अचानक बीच में वार की दिशा बदल दे। धड़ाम! आरव मुश्किल से अपनी तलवार ऊपर उठा पाया और किसी तरह उस वार को रोक सका, लेकिन उसकी जल्दबाजी में की गई रक्षा कमजोर थी, जिससे मयंक का झटका उसे 10 फीट पीछे गिरा ले गया। इस मौके को गंवाए बिना मिको तुरंत आगे कूदा और फिर से आरव की कमर की ओर तलवार से वार करने लगा। आरव ने खुद को जल्दी संभाला और आती हुई तलवार को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई, जैसे वो सामने से वार को रोकने वाला हो। लेकिन ठीक उसी पल जब मयंक की तलवार आरव की कमर तक पहुंचने ही वाली थी, आरव झुका, घूम गया और नीचे से घूमते हुए अपनी तलवार मिको की कमर की ओर घुमा दी। आरव की इतनी तेज प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मयंक पहले ही अपने वार में पूरी ताकत झोंक चुका था और अब वो उसे रोक नहीं पाया। अचानक उसने देखा कि एक तलवार उसकी छाती की ओर घूमती हुई आ रही है और उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। धड़ाम! आरव को ऐसा लगा जैसे उसके बाजू टूटने ही वाले हों, जब उसे जोरदार झटका लगा और वो पूरे मार्शल एरिना में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो जमीन पर कई बार लुढ़का, तब जाकर कहीं जाकर रुका। खू! आरव ने खून थूक दिया और खून धीरे धीरे उसके होठों से टपकने लगा। अरे सॉरी! मयंक चिल्लाया और राजीव के साथ दौड़ता हुआ आरव के पास पहुंचा। मैंने आखिरी पल में तुम्हारे वार को रोकने के लिए अनजाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तुम ठीक तो हो? मयंक ने चिंता से पूछा और आरव को उठने में मदद करने लगा। खू! चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। बस थोड़ी देर में सांस ठीक कर लूंगा, आरव ने कहा, अपनी पोशाक से मिट्टी झाड़ते हुए। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटी हरी गोली निकाली और मुंह में डाल ली। ये गोली भले ही एक साधारण स्तर की उपचार गोली थी, लेकिन उसकी अंदरूनी मामूली चोटों को दबाने के लिए पर्याप्त थी। चलो अब वापस सभा में चलते हैं, इस मुकाबले को बराबरी मान लेते हैं, आरव ने मुस्कुराते हुए मयंक से कहा। राजीव और मयंक ने आरव को सहारा दिया और तीनों वापस कबीला सभा भवन की ओर चल दिए। सभा कक्ष में वापस पहुंचते ही आरव ने वहां का हंसी खुशी और उत्सवपूर्ण माहौल देखा। दोनों कबीले साथ बैठकर खा पी रहे थे। ये उनके आपसी संबंधों की गहराई का संकेत था। आरव के माता पिता भी सबसे आगे की मेज पर बैठे थे और रिद्धि कबीले के बुजुर्गों से बातचीत कर रहे थे। आरव, राजीव और मयंक पास की एक मेज पर जाकर बैठ गए, जो कबीला नेताओं के पास थी। जैसे ही कबीले के नेताओं ने देखा कि वे तीनों लौट आए हैं, उन्होंने अपनी बातचीत समाप्त की। स्वराज गुप्ता खड़े हुए और भीड़ की ओर मुखातिब हुए। सभी का ध्यान दे, जैसा कि कुछ लोग पहले से जानते हैं, गुप्ता और रिद्धि कबीले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय जल्द ही सामने आने वाला है। केट थोड़ी देर के लिए रुके, फिर बोले, प्राचीन गुप्तलोक। जैसे ही गुप्तलोक का नाम लिया गया, सभा कक्ष में उत्साहित फुसफुसाहटें गूंजने लगी। गुप्तलोक एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थान था। कोई नहीं जानता था कि यह स्थान कैसे बना, किसने इसे रचा, लेकिन इतना जरूर पता था कि इसके भीतर अद्भुत अवसर छिपे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो उन्हें पकड़ पाने में सक्षम हो। जब स्वराज गुप्ता ने सबको शांत कराया तो उन्होंने आगे कहा, यह रियल्म हर 20 साल में एक बार खुलता है और अगली बार ये अब से 1 साल से भी कम समय में खुलेगा। इसमें 16 वर्ष या उससे कम उम्र के ही लोग प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हमारे दोनों कबीले अपने सबसे होनहार युवा साधकों को चुनेंगे जो इसमें प्रवेश करेंगे। दुर्भाग्य से बाकी भाग लेने वाले सभी कबीले और संप्रदायों के साथ हुए समझौते के अनुसार हम सीधे तौर पर किसी को प्रवेश नहीं दे सकते। इसके बजाय केवल शीर्ष 100 साधक, जिनका चुनाव उनकी शक्ति के आधार पर होगा, उन्हें ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
इसलिए गुप्त लोक खुलने से कुछ सप्ताह पहले सभी भाग लेने वाले कबीले और संप्रदायों के बीच एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, ताकि ये तय किया जा सके कि कौन कौन अंदर प्रवेश पाएंगे। इस अवसर को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। इस विषय पर और जानकारी हम बाद में देंगे। इतना कहकर स्वराज अपनी सीट पर लौट गए और चंद्रा से बातचीत करने लगे। वही पूरे सभा कक्ष में उत्साहपूर्ण चर्चाएं शुरू हो गई। मैं तो अब और इंतजार नहीं कर सकता गुप्त लोक में जाने का, एक कबीले के जूनियर ने जोश में कहा। मैंने सुना है कि पिछले समय में लोगों को वहां से अनेकों अद्भुत वस्तुएं और अवसर मिले थे। दूसरे ने जवाब दिया, हो, इन सब मेंढकों को देखो, जैसे ये कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे। एक लड़के ने ताना मारते हुए कहा, गुप्त लोक में जो भी महत्वपूर्ण चीज होगी वो तो हमारे सीनियर ब्रदर पंकज की ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब पंकज यहां है तो किसी और को कुछ भी अच्छा मिलने की कोई उम्मीद नहीं। दूसरे ने समर्थन में कहा। केंद्रीय मेजों में से एक पर कुछ युवा पंकज गुप्ता को घेर कर बैठे थे और उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, शायद इस उम्मीद में कि वो उसकी कृपा पा सके। हालांकि पंकज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर जो घमंडी भाव थे वे उसके शांत चेहरे के पीछे छिपे घमंड को साफ जाहिर कर रहे थे। देखो कैसे सब पंकज की चापलूसी कर रहे हैं, कितना घटिया लगता है, राजीव ने कहा, मानो इससे उन्हें कुछ हासिल हो जाएगा। आरव ने उन युवाओं की मेज की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी नजर में पंकज और उसके चमचों से जुड़ी कोई भी बात उससे कोई मतलब नहीं रखती थी। सूरज ढलने लगा था और उत्सव अपने अंत की ओर था। तभी रिद्धि कबीला उठ खड़ा हुआ और लौटने के लिए तैयार हो गया। अलविदा मेरे पुराने दोस्त, इतने समय बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुछ ही हफ्तों में सूर्या किंगडम में फिर मुलाकात होगी, चंद्रा ने खड़े होते हुए स्वराज से कहा। फिर पूरा कबीला चल पड़ा। मयंक भी उनके साथ था। जाते जाते मयंक ने पलटकर आरव और राजीव को हाथ हिलाकर विदा कहा और कबीले के साथ चला गया। उत्सव समाप्त होने के बाद आरव ने राजीव और बाकियों को शुभरात्रि कहा और अपने माता पिता के साथ अपने महल की ओर चल पड़ा। जब वे घर के अंदर पहुंचे, आरव अपने कमरे की ओर ऊपर जाने ही वाला था कि उसकी मां ने उसे आवाज दी, आरव, क्या तुम पार्टी से आए ये उपहार तहखाने सेलर में रख दोगे? लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, आरव ने जवाब दिया। उसने अपनी मां से कुछ शराब के मटके लिए और महल के पिछले हिस्से की ओर तहखाने के दरवाजे की ओर चल पड़ा। कई कमरों से गुजरते हुए वो तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोला। उसने सीढ़ियों के नीचे झांका। अब जब सोचता हूं तो मुझे याद नहीं आता कि मैं कभी तहखाने में गया हूं। सोचता हूं कैसा दिखता होगा। आरव ने मन ही मन सोचा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो तहखाने के तल में पहुंचा, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। तहखाना काफी बड़ा था और उसमें कई चीजें रखी हुई थी। शराब के पीपे, हथियार, किताबें, औषधीय सामग्री और भी बहुत कुछ। हथियारों की रैक और किताबों की अलमारियों के पास से होते हुए आरव शराब के भंडारण वाले हिस्से में पहुंचा। उसने शराब के मटके एक शेल्फ पर रखे और पलटकर लौटने ही वाला था कि उसे अचानक अपने भीतर कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे कोई शक्ति उसे पीछे मुड़ने के लिए उकसा रही हो। आरव ने मुड़कर फिर से तहखाने की ओर देखा। किसी कारणवश जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, उसे लग रहा था जैसे वहां नीचे कुछ है जो उसे पुकार रहा हो। यह एहसास इतना क्षणिक था कि आरव तय नहीं कर पा रहा था कि यह कोई वास्तविक अनुभूति है या महज उसकी कल्पना। उसने अपनी अंतरात्मा की बात मानने का निर्णय लिया और वापस तहखाने में चला गया, ये देखने के लिए कि क्या वह उस एहसास के स्रोत को खोज सकता है। अजीब है, आरव ने सोचा, मुझे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि यहां कुछ है, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा। आरव तहखाने में कई मिनटों तक इधर उधर घूमता रहा, जब तक कि वो खुद को तहखाने के सुदूर कोने में नहीं पाया, दीवार की ओर मुंह किए हुए। उसे महसूस हुआ कि वही जगह है जहां से वो रहस्यमयी अनुभूति आ रही थी। मुझे तो कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा,
बस एक ईंटों की दीवार है। आरव ने सोचा, शायद दीवार पर या इसके पीछे कुछ छिपा हो। आरव ने दीवार की हर ईंट को छू छू कर देखना शुरू किया, ये देखने के लिए कि क्या कोई ईंट है जो ढीली हो और उसके पीछे कुछ छिपा हुआ मिले। उसने कई मिनटों तक खोजबीन की। तभी ठक, एक ईंट हल्की सी अंदर धंसी। जैसे ही आरव पीछे हटा, उसने दीवार के पीछे किसी यंत्र के चलने की आवाज सुनी और फिर वो दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। दीवार के पीछे एक अंधेरा गलियारा और एक संकरा सीढ़ीदार रास्ता नीचे की ओर जाता दिखाई दिया। आरव ने उस अंधेरे रास्ते में झांक कर देखा, लेकिन उसे नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया और नहीं ये पता चला कि सीढ़ियां कितनी गहराई तक जाती है। इस जगह में ऐसा क्या है? मां और पापा क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? आरव ने सोचा। उसने ऊपर जाकर उनसे पूछने के बारे में सोचा, लेकिन फिर वो विचार त्याग दिया। जो भी नीचे था वो स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जिसे उसके माता पिता उससे और दूसरों से छिपाना चाहते थे। आरव तहखाने के मुख्य हिस्से में वापस गया और एक मशाल और चकमक पत्थर ढूंढा। उसने मशाल जलाई और वापस सीढ़ियों की ओर गया, जहां वो कुछ मिनटों तक खड़ा रहा। खैर, यहां खड़े रहने से तो कुछ हल नहीं निकलेगा। मैं हमेशा से निडर रहा हूं, तो अब क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मां और पापा अपने ही घर में कुछ जानलेवा चीज रखेंगे, आरव ने सोचा। उसने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। थोड़ी देर ठिठकने के बाद वो धीरे धीरे नीचे उतरता चला गया। सावधानी से एक एक कदम रखते हुए आरव सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मैं तो 1 मिनट से चल रहा हूं। ये सीढ़ियां आखिर जाती कितनी गहराई तक है और इतनी गहराई की जरूरत ही क्यों पड़ी? आरव ने सोचा और 30 सेकंड के बाद अंततः वो संकरी सीढ़ियां एक खुली जगह में जाकर समाप्त हो गई। सीढ़ियों से उतरकर आरव ने सामने के अंधेरे में झांका। मशाल की रोशनी से उसे सामने एक विशाल गुफानुमा स्थान का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दिया, लेकिन वो रोशनी पूरे कक्ष को रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कमरे के प्रवेश द्वार के पास नजरें घुमाते हुए आरव ने एक फॉर्मेशन डिस्क देखी और उस पर अपना हाथ रख दिया। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। जैसे ही कमरा उसके सामने प्रकट हुआ, आरव के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। छत पर जड़े चमचमाते चमकीले आत्मा क्रिस्टल उस डिस्क के स्पर्श से जगमगा उठे, जिससे पूरा कमरा रोशन हो गया, जो 50 फीट चौड़ा और 30 फीट ऊंचा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संगमरमर का सफेद वेदी बना हुआ था। वेदी एक छोटे से मंच पर स्थित थी, जिसके दोनों ओर सफेद सीढ़ियां ऊपर चढ़ती थी। आरव कुछ मिनटों तक सामने के दृश्य को अपलक निहारता रहा, फिर धीरे धीरे उस वेदी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो वेदी के पास पहुंचता गया, उसके भीतर उठ रही वो रहस्यमयी अनुभूति और भी तीव्र होती गई। स्पष्ट है कि जो भी मुझे पुकार रहा था वो इसी वेदी पर है, आरव ने मन ही मन सोचा। आरव वेदी की सीढ़ियों के तल तक पहुंचा और खुद को संयत करते हुए एक एक कदम ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वो मंच के ऊपर पहुंचा और वेदी के पास आया, वो अनुभूति और अधिक तीव्र हो गई। आरव वहां रुक गया, वेदी से केवल 3 फीट की दूरी पर, और उस वस्तु को एकटक देखने लगा जो वेदी पर रखी हुई थी। कमरे के ऊंचाई वाली वेदी के ऊपर एक छोटी गोल आकृति रखी थी, जो एक बड़ी अंगूर के आकार की थी। वो इतनी काली थी जैसे अंतरिक्ष का शून्य हो, और उससे एक हल्की लाल और काली आभा निकल रही थी। इतनी भयावह कि एक क्षण के लिए आरव को लगा मानो वो नर्क में उतर गया हो। कुछ क्षणों में जब उसकी चेतना लौटी तो आरव तेजी से पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मां और पापा के पास ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? आरव चौंक कर बोला, ये गोला, सियर, कुछ ऐसा था जैसा आरव ने न पहले कभी देखा था और न ही कभी इसके बारे में पढ़ा था। ये उसकी समझ और अनुभव की सारी सीमाओं से परे था। आरव कुछ मिनटों तक वही खड़ा उस गोले को निहारता रहा। पास जाने से डर रहा था, पर वहां से हटने में भी हिचकिचा रहा था।
हालांकि उसे उस गोले से कोई सीधा खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी चारों ओर फैली रहस्यमयी आभा किसी को भी भयभीत करने के लिए काफी थी। बिना जाने उसका हाथ धीरे धीरे उस गोले की ओर बढ़ने लगा, जैसे वो उसे उठाने ही वाला हो। जैसे ही उसे होश आया, उसने खुद को आखिरी क्षण में रोक लिया, लेकिन हाथ पीछे नहीं खींचा। उसका हाथ कुछ समय तक उस गोले के ऊपर ही मंडराता रहा। चाहे जो भी हो, किसी कारण से मैं इसकी ओर खिंचा चला आया हूं। इस बार अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता हूं। बस दुआ है कि इससे मेरी मौत न हो। आरव ने सोचते हुए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस गोले को छुई, उसके पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा की लहर दौड़ गई। आरव ने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। हवा गर्म थी, जैसे राख और धुएं से भरी हो। आरव के पैर जवाब दे गए। उसके घुटने जमीन से टकराए और उसने अपने सीने को बांधते हुए पूरे शरीर की मांसपेशियों को कस लिया। उसकी दृष्टि सफेद हो गई। ये अनुभूति पूरे शरीर में फैल गई और तीव्र होती चली गई, जैसे ये यातना कभी खत्म नहीं होगी। एक अनंत पीड़ा के बाद आरव को लगा जैसे उसके अंदर की कोई अदृश्य जंजीर टूट गई हो। आरव की आंखें पूरी तरह खुल गई और मुंह भी उसी तरह फैल गया। अब दर्द 10 गुना बढ़ चुका था। आरव को महसूस हुआ जैसे उसका शरीर भीतर से फट रहा हो। उसकी मांसपेशियां हड्डियों से उखड़ रही हों और उसके अंग जैसे जोर से फट रहे हों। उसे लगा कि वो अब मरने वाला है, लेकिन अचानक वो दर्द थम गया और आरव जमीन पर ढह गया, बेहोश। अंधकार ने आरव को अपने आगोश में ले लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो शून्य में तैर रहा हो। समय का कोई बोध नहीं था। उसे लगा जैसे वो एक अनंत काल से तैर रहा है और साथ ही मानो ये सब अभी अभी शुरू हुआ हो। धीरे धीरे आरव ने अपनी आंखें खोली और सामने का दृश्य देखा। हवा में एक धुंधली सी ग्रे धुंध भरी थी, जैसे ताजे ओस के बाद की सुबह होती है, लेकिन कहीं अधिक गाढ़ी। कोई स्पष्ट प्रकाश स्रोत नहीं था, फिर भी ये दुनिया इतनी रोशन थी कि सब कुछ देखा जा सकता था। आरव के चारों ओर फैली ये दुनिया अंतहीन प्रतीत हो रही थी। वो जिस दिशा में भी देखता, वहां सिर्फ ग्रे धुंध और दूर दूर तक पसरा काला शून्य दिखाई देता। आरव धीरे धीरे घूमकर खड़ा हुआ और एक गहरी सांस ली। उसकी फेफड़े ठंडी हवा से भर गए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और नीचे देखा कि वो किस पर खड़ा है। सामने था बेदाग सफेद संगमरमर। आरव एक बिल्कुल सम और तराशे हुए सफेद संगमरमर की पट्टियों से बने रास्ते पर खड़ा था। वो उस रास्ते पर लगभग 1 मिनट तक चलता रहा, जब तक कि धुंध थोड़ी हटने नहीं लगी। ये जगह है क्या? आरव ने आश्चर्यचकित होकर कहा। उसके सामने एक विशाल सफेद महल खड़ा था, इतना भव्य कि आरव अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। उसने कभी अपने सबसे अनोखे सपनों में भी इतनी भव्यता और वास्तविकता से भरा कोई स्थान नहीं देखा था। वो महल जितना दूर तक नजर जाती फैला हुआ था और उसकी ऊंचाई हजारों फीट ऊपर आकाश तक जाती थी। अनगिनत भव्य मीनारें हजारों फीट ऊंची, जो बेदाग सफेद पत्थर, संगमरमर और सोने से बनी थी, उस महल को घेरे हुए थी। हर मीनार के चारों ओर सैकड़ों अद्भुत मूर्तियां थी, विशाल पशुओं और प्रभावशाली मनुष्यों की। वे मूर्तियां इतनी जीवंत लग रही थी कि आरव को पहले तो लगा जैसे वे असली पहरेदार हों। आरव ने महल को निहारते हुए न जाने कितनी देर बिता दी। फिर वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और अंततः एक विशाल सफेद द्वार के सामने पहुंचा, जो हजारों फीट ऊंचा था। द्वार के दोनों ओर बड़े सफेद हाथी दांत जैसे ड्रैगन उकेरे गए थे, जिनकी परतों पर सुनहरे रंग की आरेखन थी और उनकी आंखें जादुई जेड जैसी हरी रोशनी में चमक रही थी। द्वार की सलाखें 20 फीट चौड़ी थी, मोती जैसे सफेद रंग की, जिन पर बहुत ही महीन सुनहरे फूलों की नक्काशी थी। अचानक वो विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही द्वार पूरी तरह खुला, एक रास्ता खुद ब खुद रोशन हो उठा, मानो आरव को बुला रहा हो।
कि वो अंदर आए। आरव थोड़ी देर के लिए झिझका, फिर उसने कदम आगे बढ़ाए। उस विशाल द्वार के भीतर प्रवेश करते हुए महल के अंदर चला गया। जैसे ही आरव महल के द्वारों से भीतर प्रवेश किया, एक दिव्य आभा ने उसे अपने अंदर समेट लिया। शुद्ध शांति और निर्मलता का ऐसा अनुभव उसे हुआ मानो उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो गई हो और वो नया जन्म ले रहा हो। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मिनटों तक उस अनुभूति में खुद को डुबो दिया। फिर धीरे से अपनी आंखें खोली। महल का प्रवेश कक्ष अद्भुत था। दीवारें हजारों फीट ऊंची थी और ठोस सफेद संगमरमर से बनी हुई थी। छत मेहराबदार थी, जिसमें छोटे छोटे सुनहरे तारे जड़े थे जो रोशनी फैला रहे थे और रात के आकाश की छवि प्रस्तुत कर रहे थे। प्रवेश कक्ष के बाईं और दाईं ओर विशाल गलियारे थे। दीवारों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ती लंबी सर्पिल सीढ़ियां थी, जो ठोस सफेद पत्थर के बने विशाल मेहराबदार द्वारों तक जाती थी। इन सीढ़ियों के किनारों पर सुनहरी रेलिंग थी और उनके किनारों पर सुंदर पशु पक्षियों और वनस्पतियों की नक्काशी बनी हुई थी। सीढ़ियों के नीचे 5 विशाल द्वार थे, जो ऊंचाई और चौड़ाई में दर्जनों गज लंबे थे। आरव सफेद संगमरमर के एक अति स्वच्छ फर्श पर खड़ा था, जिसके बीचों बीच एक गोल फूल की आकृति वाला पदक, मेडालियन, बना था। यह कम से कम 10 प्रकार के पत्थरों से बना था और पूर्णतः सममित था। उसके ठीक सामने एक विशाल गलियारा था, जिसकी दोनों ओर शानदार मूर्तियां खड़ी थी, जो बेदाग पत्थर से बनी थी। दाईं ओर की मूर्तियां एक पुरुष की थी, जो विभिन्न वीरता पूर्ण मुद्राओं में खड़ा था। वो पुरुष मध्यम आयु का प्रतीत होता था, जिसके लंबे बहते बाल थे, तराशा हुआ चेहरा और गहरी तीव्र आंखें, जो मानो सृष्टि के पार तक देख सकती हों। उसके हाथ में एक भव्य तलवार थी और ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो आकाश को भी चीर सकता है। वहीं दूसरी ओर मूर्तियां एक स्त्री की थी। उसने भव्य वस्त्र पहने हुए थे, लंबे रेशमी बाल थे और उसका चेहरा इतना सुंदर था कि वह राजगद्दियां पलट दे और साम्राज्यों को डुबो दे। उस स्त्री के चारों ओर भी एक दिव्य आभा फैली हुई थी, ठीक उस पुरुष की तरह। आरव धीरे धीरे मूर्तियों की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसके सिर के ऊपर की छत पर और तारे जगमगाने लगे। पूरा गलियारा रोशनी से भर गया और आरव के सामने मूर्तियों की अंतहीन पंक्ति तथा अंत में एक भव्य सफेद द्वार प्रकट हुआ। वो चलते चलते हर मूर्ति का अवलोकन करता रहा और कुछ समय बाद अंततः वो उस विशाल सफेद द्वार के सामने जा पहुंचा, जो सैकड़ों फीट ऊंचा और चौड़ा था। उसने उस भव्य द्वार पर जड़े सुनहरे अलंकरणों को ध्यान से देखा और मन में सोचा, इतना विशाल द्वार मैं खोलूंगा कैसे? जिज्ञासावश वो आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ उस द्वार पर रखे। जैसे ही उसकी उंगलियों ने द्वार को छुआ, मानो वो उसके स्पर्श को पहचान गया हो। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पीछे का कक्ष सामने आया। ये कक्ष पहले के गलियारे और प्रवेश कक्ष से भी बड़ा था। पूरे कक्ष में अनगिनत सफेद स्तंभ फैले हुए थे। हर स्तंभ इतना विशाल था कि उसे घेरने के लिए कई लोगों की बाहें चाहिए होती। आरव की नजर इन स्तंभों के सहारे ऊपर की ओर गई, लेकिन उसे छत दिखाई नहीं दी। ऊपर का क्षेत्र हल्के धूसर धुंध से भरा हुआ था। जैसे ही आरव कक्ष में दाखिल हुआ, रोशनी की किरणें धुंध को चीरती हुई नीचे आईं और उसके सामने एक रास्ता प्रकाशित हो गया। आरव उस प्रकाशित रास्ते पर आगे बढ़ता गया, हजारों फीट तक चलता गया। कक्ष के अंत में एक और विशाल संगमरमर का द्वार खड़ा था। यह द्वार पिछले द्वार से अलग था। ये एक मंच पर स्थित था, जिसके ऊपर चढ़ने के लिए अंडाकार ग्रे रंग की सीढ़ियां थी। यह द्वार भी हजारों फीट ऊंचा और चौड़ा था, लेकिन इस पर 9 भारी जंजीरें लिपटी हुई थी। हर जंजीर दर्जनों फीट मोटी थी और पूरे द्वार को जकड़े हुए थी, मानो उसके भीतर कुछ बंद किया गया हो। द्वार के दोनों ओर दूर दूर 2 विशाल दरवाजे और थे, लेकिन आरव का ध्यान उन पर नहीं गया, क्योंकि उसके सामने जो था, उसकी उपस्थिति ही
इतनी भारी और प्रभावशाली थी। उस द्वार के ठीक सामने जमीन से काफी ऊपर एक विशाल पारदर्शी गोला हवा में तैर रहा था। उस गोले के भीतर 10 गाढ़े लाल रक्त की बूंदें घूम रही थी, एक दूसरे के चारों ओर किसी अनंत खगोलीय नृत्य की भांति। आरव उस पारदर्शी गोले के नीचे बने अंडाकार सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वो गोले के ठीक नीचे पहुंचा, उस भीतर से एक रक्त बूंद धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, और जैसे ही वो बूंद उस पारदर्शी आवरण से बाहर आई, वो लगातार हो रही भन-भनाहट अचानक रुक गई। सन्नाटा, ये सन्नाटा आरव को चौंका गया। उसने महसूस किया कि एक अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र आभा उस पर छा गई है। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन महसूस हुआ कि वो अब हिल भी नहीं सकता। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? आरव चिल्लाया और अपनी जकड़नों से निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो 1 इंच भी नहीं हिल सका। वो बस असहाय होकर देखता रहा, जैसे वो रक्त बूंद उसके सामने धीरे धीरे उतरती रही। आरव ने उस बूंद को घूरते हुए देखा, और तब वो बूंद उसके सीने की ओर बढ़ने लगी। आरव नहीं जानता था कि यह रक्त किस चीज का था, लेकिन काले गोले के अनुभव के बाद वो अब किसी भी अनजानी चीज को छूना नहीं चाहता था। मुझसे दूर रहो, आरव चिल्लाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रक्त बूंद धीरे धीरे उसकी त्वचा को छूते हुए उसके सीने में समा गई। एक और भीषण पीड़ा की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर फटने वाला हो। उसकी नसों में असहनीय ऊर्जा लहराने लगी, जो उसे भीतर से नष्ट कर देने के लिए काफी थी। तो क्या मेरी मौत इसी तरह होने वाली है? आरव ने दर्द से कराहते हुए सोचा। प्रकाश। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पाया कि वो अपने महल के बिस्तर पर पड़ा था। वो भ्रमित था, इधर उधर देखने लगा, ये उम्मीद करते हुए कि अभी भी वही भव्य महल दिखाई देगा। लेकिन उसके सामने केवल उसकी मां बैठी थी, बिस्तर के किनारे उसे चिंता भरी निगाहों से देखती हुई। चैप्टर 5। आरव, तुम जाग गए, भगवान का शुक्र है, उसकी मां लक्ष्मी रोते हुए बोली और उसे गले से लगा लिया। आरव ने कमरे के चारों ओर देखा, अब भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ। क्या वो सब बस एक सपना था? आरव ने मन ही मन सोचा, महल की भव्यता, उस रक्त की बूंद की शक्ति, सब कुछ तो बिल्कुल असली लग रहा था। उसके विचार अब भी वही अटके थे, जैसे वो सब फिर से याद करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जितना भी वो सोचता, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल मैं उस महल में था, और अब अपने कमरे में। क्या वो सच में सिर्फ सपना था? आरव सोचता रहा। वो ऊपर देखकर अपनी मां को देखता है, जो अब भी रो रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि वो काफी देर से चुपचाप बैठा था। उसने भी अपनी मां को गले लगा लिया और जितना हो सका उसे सांत्वना देने की कोशिश की। चिंता मत करो मां, मैं ठीक हूं, रोने की कोई जरूरत नहीं है, आरव ने कहा। धीरे धीरे उसकी मां ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। आरव ने उस स्थिति के बारे में सोचा जो इन सब की वजह बनी। उसे आखिरी बार याद था कि वो सीढ़ियों से नीचे जाकर उस वेदी, ऑल्टर के पास पहुंचा था, जहां उसने वो रहस्यमयी गोला छुआ था। उसे बस इतना याद था कि उस गोले को छूते ही उसके शरीर में जबरदस्त दर्द उठा था, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। और फिर वो अजीब सी जगह, और फिर होश आने पर वो अपने कमरे में था। आरव ने अपनी मां की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ मां? मैं अपने कमरे में कैसे पहुंचा? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद लक्ष्मी गुप्ता के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने कुछ क्षण लिए, फिर बोली, तुम काफी देर तक तहखाने में थे, तो तुम्हारे पापा और मैं नीचे गए ये देखने कि तुम ठीक हो या नहीं। हमें तुम्हारी चीखें सुनाई दी और हम दौड़ते हुए उस कमरे तक पहुंचे। तुम बेहोश पड़े थे, तो हम तुम्हें कमरे तक लाए और तब से तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन, आरव ने हैरानी से सोचा। लक्ष्मी थोड़ी देर रुकी और फिर पूछा, आरव,
तुम वहां नीचे कैसे पहुंचे? आरव ने अपनी यादें समेटी और अपनी मां को सारी बातें बताई। कैसे उसे उस दीवार की तरफ खिंचाव महसूस हुआ, कैसे उसे वहां एक लीवर मिला, कैसे उसने उस गुप्त द्वार को खोला और फिर उस गोले को छूते ही सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसने महल की बात छिपा ली। उसे खुद नहीं पता था कि वो सपना था या असली। उसकी मां उसे ध्यान से सुनती रही। उसका चेहरा और जटिल होता जा रहा था। पूरी कहानी सुनने के बाद उसने गहरी सांस ली। मां, वो जगह क्या थी और वो गोला क्या था? इतना खतरनाक कुछ वहां छुपा क्यों था और हमारे पास वो क्यों है? आरव ने पूछा। तभी उसके पिता रुद्र कमरे में आए। उन्होंने राहत की सांस ली जब देखा कि आरव ठीक लग रहा है। लेकिन आरव का सवाल सुनकर उनका चेहरा गंभीर हो गया। लक्ष्मी ने रुद्र को देखा, जैसे खुद भी जवाब नहीं दे पा रही हो। रुद्र ने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द नहीं मिले। फिर बोले, ये एक पारिवारिक रहस्य है जिसे सिर्फ तुम्हारी मां, मैं और हमारे कुल प्रमुख ही जानते हैं। हम सब कुछ तुम्हें बताएंगे, लेकिन जब समय आएगा, अभी नहीं। लक्ष्मी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। अभी नहीं तो कब? और मेरी उम्र का इससे क्या लेना देना? आरव ने नाराज होकर पूछा। सही समय आने दो बेटा। अभी हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। उस गोले का तुमने क्या किया? रुद्र ने गंभीरता से पूछा। आरव को सवाल समझ नहीं आया। उसे याद था कि जैसे ही उसने गोले को छुआ, उसके शरीर में तेज दर्द उठा और वो बेहोश हो गया। उसने गोला उठाया भी नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया। जैसे मैंने मां को बताया, मैंने उसे छुआ और बस दर्द से बेहोश हो गया। उसे तो अभी भी उस कमरे में ही होना चाहिए, आरव ने जवाब दिया। लक्ष्मी और रुद्र ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर लंबी सांस ली। अगर ऐसा है तो ठीक है। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? रुद्र ने पूछा। आरव धीरे से बिस्तर से उठा और अपनी अकड़ी हुई मांसपेशियों को खींचा। उसे उम्मीद थी कि शरीर में दर्द होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो खुद को पहले से भी बेहतर महसूस कर रहा था। मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। शायद 3 दिन की नींद का असर है, आरव ने कहा और कुछ मुक्के और किक मारकर अपनी ताकत को परखा। वो खुद चौंक गया। रुद्र ने गौर से देखा और एक पल के लिए उनके चेहरे पर उत्तेजना की झलक दिखाई दी। उन्होंने आरव के सामने हाथ बढ़ाया और कहा, आरव, मेरी हथेली पर पूरी ताकत से मुक्का मारो। आरव को अजीब लगा, लेकिन उसने हाँ कहा। उसने संतुलन बनाकर मुक्का मारा। धम, कमरे में एक गूंज उठी। आरव ने अपने हाथ को देखा, हैरानी से भरा हुआ। ये ताकत, ये मेरी अब तक की सबसे ताकतवर मुक्केबाजी थी। मैं इतना ताकतवर कब हुआ? उसने सोचा। रुद्र की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। उन्होंने आरव को जकड़ लिया और हर जगह से उसकी मांसपेशियां टटोलनी शुरू कर दी। फिर खुशी से चिल्ला उठे। मुझे लगा मेरी दिव्य संवेदना मुझे धोखा दे रही है, इसलिए खुद जांचना पड़ा। आरव, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन तुम अब एक बॉडी रिफाइनमेंट साधक बन चुके हो, और सिर्फ शुरुआती स्तर के नहीं, तुम सीधे मसल रिफाइनमेंट स्तर पर हो। आरव को यकीन नहीं हुआ। कुछ पल को तो लगा जैसे उसके पापा मजाक कर रहे हों, लेकिन जब उसने खुद को ध्यान से देखा तो वो सच्चाई समझ गया। उसके अंग पहले से ज्यादा मजबूत हो गए थे। उसकी हड्डियां सख्त, नसें लचीली और मांसपेशियां ताकत से भरी हुई थी। ये कैसे हुआ? आरव ने सोचा। वो तो कभी साधना कर ही नहीं सका था, और अगर कर भी पाता तो उसे ऑर्गन रिफाइनमेंट से शुरुआत करनी होती। ये तो असंभव जैसा था। आरव, तुम्हें पता है ये कैसे हुआ? तुम साधना कब से कर सकते हो? रुद्र ने पूछा। आरव कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसे वो गोला याद आया और उस अजीब सी जगह जहां वो खून की एक बूंद उसके शरीर में समा गई थी। क्या वो सब असल में हुआ था? मैं पहले साधना नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर सकता हूं। तो वो सब सपना नहीं था। आरव ने सोचा, अगर वो सब असली था तो वो महल क्या था और मैं वहां पहुंचा कैसे?
आरव सोचता रहा, पर जवाब नहीं मिला। एक बात तो तय थी, ये सब उस रहस्यमयी गोले से जुड़ा हुआ था। रुद्र ने देखा कि आरव चुप है, तो फिर कुछ नहीं पूछा। खैर, कारण जो भी हो, मेरा बेटा अब साधक बन चुका है, इसका जश्न तो बनता है। मैं अभी अपने पिता को बताता हूं। इस मौके पर एक भव्य उत्सव होगा, रुद्र ने कहा और कमरे से निकल गए। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम ठीक हो, यही सबसे जरूरी है। तुम जरूर भूखे होगे, मैं तुम्हारा पसंदीदा टिक्का पनीर और चावल बना देती हूं। आरव अपनी मां को जाता देखता रहा, खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि ये सब सच है। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। कारण चाहे जो हो, अब मैं साधना कर सकता हूं। वो लाचार भावना, जब दूसरों को ऊंचाइयों पर जाते देख मैं कुछ नहीं कर सकता था, अब कभी नहीं होगी। अब मैं भी अपनी राह पर चलूंगा, इतनी ऊंचाई तक जितनी मेरी ताकत मुझे ले जा सके। आरव ने निश्चय किया। आरव वॉशरूम गया, नहाया और अपनी पसंदीदा काली पोशाक पहनी। फिर वो बालकनी की ओर बढ़ा, दरवाजा खोला और ताजी हवा को अंदर आने दिया। सूरज आसमान में चमक रहा था। उसकी हवेली का विशाल बगीचा उसके सामने फैला हुआ था, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे। कई फव्वारे घेरे में लगे थे, जिनका पानी एक सुंदर तालाब तक पहुंचता था, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। कुछ देर वो दृश्य निहारने के बाद आरव बालकनी की रेलिंग पर चढ़ा और 30 फीट नीचे जमीन की ओर देखा। उसने एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको चैप्टर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे साथ आगे भी बने रहने के लिए डिवाइन वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।